जैसे कि हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद गांधीनगर में जो सेलिंग चल रहा है वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे सेलिंग है। इतने सारा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा है, तो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बबल है या एक्चुअल में ये इतनी प्रोग्रेस इतनी स्पीड में हो रही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको कंफ्यूज करता है हाँ। कि इतना तेज जा रहा है जो डेवलपमेंट अहमदाबाद और गांधीनगर का, तो हम भी ऐसा सोचे कि शायद ये बबल है कि क्या है। लेकिन आजकल की पीआर टीम्स है वो भी लोगों को सजेस्ट करती है कि जो डेवलपर है उनसे रील्स बनवाते हैं। आप पर मुझे पता है कि वो इंजीनियर्स नहीं है या तो उनको उसका नॉलेज ही नहीं है, तो कई बार हमें क्लिक होता है कि यार ये गलत बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हमको पता चलेगा, बाकी सबको पता नहीं लेकिन आपको चलेगा। लगता है कि ये गलत है ऑडियंस के लिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है या तो नॉलेजेबल पर्सन बैठो या पूरा स्क्रिप्ट अच्छे से थोड़ा स्टडी करके बैठो, क्योंकि पीआर टीम है वो भी टेक्निकल नहीं है, जो बंदा बोल रहा है वो भी टेक्निकल नहीं है। और बराबर। आप कोई चीज आके बोल रहे हो तो ऑडियंस तो ऐसे बड़े ग्रुप हो या कोई भी हो तो और पेड करते फिर उसको, हाँ, तो बराबर। ऑडियंस तो देखती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा गलत जा रहा है सब। एक्चुअली मैं उनसे ज़्यादा है ना अपने ऑडियंस का ही दोष गिनूंगा। क्यों? उसको तो पैसा लगे, वो कैसे भी बेचेगा, उसको कैसे भी बेचना है, वो करोड़ों रुपया लगाता है तो कैसे भी। हाँ, वो गलत कर रहा है वो बात सही है, लेकिन उसको गलत करने क्यों कौन दे रहा है? हम लोग। क्योंकि मैंने बोला ना कि हम 50 लाख का मकान लेने जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का मकान देखने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या दिखना चाहिए। अपने आसपास में कोई तो बंदा रहेगा जो सिविल इंजीनियर रहेगा कि थोड़ा टेक्निकल पता चलता होगा कि इस लाइन से कनेक्टेड है। हम लोग उनसे इंक्वायरी नहीं करते, उनसे सजेशन नहीं लेते, डायरेक्ट हम ही सब कुछ पता है और देखने चले जाते, और फिर कुछ होता है तो हम बोले कि यार उसने वैसा वीडियो दिया तो मैं उसकी वजह से हमने फंस गया। देखा है कि लोग पूछते ना फिर भी वो सिर्फ बार्गेनिंग के लिए पूछते हैं। हाँ, कि वही तुम्हारा कोई रेफरेंस पैसा हो, चलो। कितना दोगे, कौन सी हाँ। क्वालिटी देगे। मेरे पास भी जो लोग आते हैं ना, मैं उनको वही पूछता हूँ, मैं क्वालिटी अच्छा देता हूँ। तो मेरे को दुख होता है ना कभी, क्यों कि सब लोग बिल में जाते हैं, वो देखता है कि सर वो 40,000 में दे रहा है 40,000 पर यार्ड और आप 45 ले रहे हो। और जैसे कि हम एक बात निकली बीच में कि कारपेट पूछना चाहिए। कारपेट में हमें पता है काफी झोल होता है, 45 बोल के 46 देते, 43 देते। अभी काफी टाइम से आपने भी देखा होगा कि जो एक चल रहा है कि सुपर बिल्डअप नहीं, अभी कारपेट रेरा कारपेट के हिसाब से सेल करेंगे। तो हमने काफी रील्स और काफी वीडियोस देखे, तो उनमें ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि सुपर बिल्डअप के पैसे नहीं दे रहे। तो मतलब ये गलत कॉन्सेप्ट जा रहे हैं लोगों के दिमाग में कि सुपर बिल्डअप कारपेट के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं, तो सुपर बिल्डअप के पैसे तो देने ही है। हमारा एक वे ऑफ टॉक चेंज हुआ है, वो तो देना ही है। हाँ, खाली आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रॉपर्टी पैंडा सही है बंदा, प्रॉपर्टी पैंडा आजमा के देखो बंदा, प्रॉपर्टी पैंडा सही है बंदा, प्रॉपर्टी पैंडा आजमा के देखो बंदा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सनम कड़िया propertypanda.com से। तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी टेक्निकल सिविल के बारे में। आज तक हमने मार्केटिंग के बारे में बात की है, सेल्स के बारे में बात की है, काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की है, लेकिन टेक्निकल रह चुका था हमारे से, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे गेस्ट है जिनको मोर देन 15 ईयर का एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट एज अ डेवलपर, एज ए इंजीनियर ऑल्सो, एंड ही इज़ माई गुरु। मतलब मेरे करियर की स्टार्ट से अब तक वो मुझे मेंटरिंग भी कर रहे हैं, तो आज उनसे ही हम पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम दीपक पटेल। कैसे हो सर आप? नमस्ते। कैसे हो सर? एकदम फाइन। कैसे चल रहा है सर अभी? सब अभी तो एकदम बढ़िया चल रहा है, मार्केट एकदम बूम पे है, तो सब लोग अच्छा ही रहेगा बिल्डर लोगों को तो। ऐसा है। हम्म अभी जैसे कि मैं, आप थोड़ी अपने बारे में बात कीजिए, मतलब आप बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की, कहाँ से स्टार्ट किया, अभी कहाँ किस लेवल पे आप है? बेसिकली आई एम सिविल इंजीनियर। ओके। तो एज यूजुअल हमारी जो शुरुआत होती है सर्विस से चालू किया था, ओके। छोटी छोटी जॉब चालू की, अलग अलग डायरेक्शन में की। जैसे मीन्स के अपना टेक्निकल होता है, बिलिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैनेजमेंट होता है, ऐसे अलग अलग पार्ट में किया। वो मेरा ऐसा था कि जिस लाइन में जाए तो खाली उतना ऑप्टिमाइज बन के मत न रह जाए, पूरा कवर कर लाइन को। ओके। तो इसी हिसाब से मैंने ना पहले इंटरेस्ट दिखाया 6 महीना, तो ये बिलिंग किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, मैनेजमेंट किया, ऐसे करके करके मैनेजर के स्टेप के लिए जो चाहिए ओके। वो सारा गेन किया कि अपने को एक दिन मैनेजर बनना है। तो बनने के लिए क्या चाहिए अपने को? खाली सुपरवाइजरिंग करेंगे तो बता मैनेजर नहीं बन पाओगे आप, सही बात है। खाली बिलिंग देखोगे तो मैनेजर नहीं बन पाओगे। तो सिविल लाइन का हर एक पार्ट आपको आना चाहिए।
एज ए बेसिक सिविल इंजीनियर साइट का मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, यस, अपना जो स्टाफ है उसका मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट सब आना चाहिए, तब जाके आप मैनेजर का पोस्ट पे आ पोस्ट सकते पे आते हो और एक अच्छे मैनेजर का काम डिलीवर काम कर पाते सही हो। बात। यही मेरा टारगेट था, तो मैंने पहले ही हर एक चीज़ को अचीव करना चालू किया, अलग अलग पार्ट को। चलो इस प्रोजेक्ट में ये देखा तो अगले प्रोजेक्ट में ये भी देखूंगा, साथ में ये भी देखूंगा, ओके, दूसरे प्रोजेक्ट में ये और ये पार्ट भी मैं देखूंगा, ठीक है, क्वालिटी देखूंगा, इंजीनियरिंग भी देखूंगा, साथ में सुपरवाइजर भी करूँगा। ओके, यही मेरा स्टेप था। ऐसे ही 2-3 साल के अंदर एज ए मैनेजर की पोस्ट तक मैं पहुंच गया। ओके, बस अब मैनेजर की पोस्ट डिलीवर की, फिर सोचा कि अभी अच्छे अच्छे मैनेजर डिलीवर कर रहे हैं तो इसके बाद का स्टेप क्या है। हम्म, तो इसके बाद तो ओनर ही आता है मैनेजर के ऊपर। हाँ हाँ, बस तो अपना टारगेट उसी गोल पे चालू हुआ और इसी करते करते बिल्डर लॉबी में एंटर किया। ओके, पहले छोटी छोटी पार्टनरशिप की, थोड़ी बड़ी की, अभी बस सबके साथ पार्टनरशिप में मिल के अभी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और आज यहाँ तक पहुँचे। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि हम देखते हैं कि एज ए इंजीनियर, इंजीनियर से बिल्डर बनना और विदाउट इतना बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब मैं आपको पर्सनली जानता हूँ कि फाइनेंशियल उतना बड़ा सपोर्ट नहीं था, आपने जो किया है वो खुद से ही किया हुआ है। हाँ तो मतलब मैंने आपको देखा है कि जैसे कि जॉब के बाद आपने स्टार्ट किया था एज अ कंसल्टिंग फ़ी, या मतलब एक हाई अमाउंट कंसल्टिंग फ़ी के स्टार्ट किया और उसके बाद ही वही अमाउंट को एज अ पार्टनरशिप में आपने कन्वर्ट करवाया। तो इंजीनियर्स ये सब देखने वाली चीज़ है कि हम भी बिल्डर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ, कोई भी बैकअप बन हो, सकता हाँ बिल्डर है। बन सकते हैं, नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर उसका। आजकल बिल्डर लॉबी में एक अजीब सा ट्रेंड है, ओके, उनको सबको ऑफिस में बैठना है, किसी को प्रोजेक्ट नहीं देखना है। हाँ सेलिब्रिटी तो बनना है। दे ऑल्सो नीड वन पीपल कि जो टेक्निकल भी देखे, एज ए पार्टनर भी हो, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑनेस्ट हो और उसको सारा टेक्निकल पर्सन डेटा उसके पास हो तो उसको मैनेज कर पाए प्रोजेक्ट, ऐसा बंदा ढूंढते हैं। हम्म, मेरा स्टार्टिंग वहीं से हुआ, एज ए आई एम ए की पर्सन ऑफ स्टाफ था हाँ, और वहीं से मैंने पार्टनरशिप करना चालू किया कि भाई अपना कंसल्टेंसी भी करता था, मेरा साइट का कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस भी था और मैं जॉब भी करता था। हम्म, ये सबकी इनकम मिला के मैंने थोड़ा लगाया। 1% पहले पार्टनरशिप की, साइलेंट में हुआ, फिर 3% हुआ, फिर 5% हुआ और आज 10% में 15% में मिलके मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। ओके। हाँ तो मतलब यही है कि जो यंग अभी इंजीनियर्स आ रहे हैं, और एक एक क्वेश्चन मुझे अभी क्लिक हो रहा है कि कोई डेवलपर है जो मतलब इंजीनियर नहीं है, वो सीधा एक डेवलपर है, ठीक है, और कोई सिविल इंजीनियर जब डेवलपर होता है बनता है, हम्म। तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें कि डायरेक्ट आप डेवलपर हो और एक सिविल इंजीनियर डेवलपर बने? ज़्यादातर सोच पे डिपेंड पड़ता है। ओके, जैसे आप डायरेक्टली डेवलपर बन गए हैं, यू आर नॉट नोइंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, यू आर नॉट नोइंग द क्वालिटी ऑफ द वर्केबिलिटी ऑफ वर्कर्स है सब कुछ। तो आप क्या करोगे, बस मुझको इतना काम चाहिए, हम्म, मुझे ये चाहिए, मुझे इतने दिन में ये चाहिए। अगर आप जैसे स्पीड करते हो और विदाउट क्वालिटी करते हो तो बिल्डिंग तो बन के खड़ा हो जाएगा, सफ़र कौन होगा? आफ्टर ऑल द कस्टमर। हाँ, उसने पैसा पूरा दिया है, आपने टाइम पे बिल्डिंग दे दिया, तो आप तो फ्री हो गए, मैंने टाइम पे बिल्डिंग दे दिया। व्हाट अबाउट द क्वालिटी? तो यही चीज़ होता है जो एक इंजीनियर होता है, तो उसको पता रहता है कि भाई ये ब्रिक अगर अच्छे से नहीं रखा, मैंने प्लास्टर अच्छे से नहीं किया है, तो कस्टमर बाद में 4-5 साल बाद में सफ़र होगा, 10 साल बाद सफ़र होगा। कहीं पे ज़्यादा क्रैक्स दिखे तो उसको टेंशन होगा कि बिल्डिंग कैसा रहेगा, ये सब होता है। तो दोनों में ये फ़र्क होता है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट भी बिल्डर बने लेकिन इतने मैच्योर होते हैं और उसका उतना कंसंट्रेशन रहता है मटेरियल और क्वालिटी के बीच में कि जबर वो भी इंजीनियर से भी अच्छा काम देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर देखना चाहे 90% केस तो जो इंजीनियर से डेवलपर बना है तो उसकी क्वालिटी बिल्डिंग में देखोगे तो आपको दिख के आएगी कि अच्छा है ओके, ये चीज़। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, मैं बेसिकली हम और गुजरात में काम करते हैं, लेकिन गुजरात को हम जज करते हैं अहमदाबाद गांधीनगर के हिसाब से कि उनका प्रोग्रेस कैसा है, उनकी डेवलपमेंट कैसी है, उससे मोस्टली जज होता बराबर है। है। और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद गांधीनगर में जो सेलिंग चल रहा है
वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे सेलिंग है, इतने सारा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा है, तो मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बबल है या एक्चुअल में ये इतनी प्रोग्रेस इतनी स्पीड में हो रही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको कंफ्यूज करता है कि हाँ। इतना तेज जा रहा है जो डेवलपमेंट अहमदाबाद और गांधीनगर का, तो हम भी ऐसा सोचे कि शायद ये बबल है कि क्या है, लेकिन इट्स नॉट ए बबल, इट्स ए रियल डेवलपमेंट। ओके। क्यों हम ऐसा रियल डेवलपमेंट बोलते हैं? ये तो गुड टू मोदी जी हाँ। कि जिन्होंने गिफ्ट सिटी का थॉट्स रखा और गिफ्ट सिटी को आईटी हब बनाया, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे आ रही है। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो फिल्म फेयर भी वहाँ पे हुआ। हाँ अभी हुआ। कोई सोच नहीं सकता सपने में गांधीनगर में फिल्म फेयर शो हो सकता है, जो रिसेंटली हुआ। हाँ। मेरे फ्रेंड जो फॉरेन है वहाँ से फ़ोन करते हैं कि भाई ये शो कैसे हुआ वहाँ पे। अभी गुजरात बहुत आगे बढ़ रहा है, तो अभी बढ़ क्यों रहा है, डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? एक उनका विज़न कि गिफ्ट सिटी आए तो आईटी हब बन रहा है। हम्म। तो जो अपने लोग आईटी में बाहर जा रहे थे वहाँ से तो वो लोग लौट ही रहे। हाँ। आई थिंक 40 to 50% लोग मूव हो गए वापस इधर, और बाहर से लोग भी आ रहे हैं। आप देखो कि तो अभी जो गुजराती लोग ही गुजरात में दिखते थे हम्म। 99%, आज 5-6% आप देखोगे कहीं ना कहीं तो कोई वर्मा रहेगा, कोई शर्मा रहेगा, कोई ना हाँ। कोई आता दिखता है आपको। क्यों? कि भाई इतना बड़ा बूम है यहाँ पे, तो सब लोग जॉब के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से एकदम रियल मूव हो रहे हैं। ओके। कोई भी बिल्डिंग देखोगे आप, कॉमर्शियल बिल्डिंग देखो, उनका सेलिंग देखोगे तो आप 40% तो आईटी हब रहेगा हाँ। कि आईटी वाले लोग रह रहे हैं, उनको ऑफिस चाहिए। 30-40% आईटी, मतलब इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट उनके लिए। तो इसी हिसाब से अहमदाबाद और गांधीनगर इतना फास्ट डेवलप हो रहा है, वो है। प्लस बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बहुत सारी आ रही है, तो इसी वजह से इतना डेवलपमेंट है। और ये अभी क्या लगता है मतलब कितने साल तक अभी यही स्पीड पे रहेगा, या मतलब कोई स्टेबल पोजीशन लगता है कि इन अभी थोड़े दिनों में यार। रिसेंटली नियर अबाउट फ्यूचर देखे 5-10 साल, तो ये डेवलपमेंट तो कभी डाउन नहीं होगा अहमदाबाद और गांधीनगर का पर्टिकुलरली। बाकी का तो पता नहीं, क्योंकि उनका ये जो पर्टिकुलर बूम है बिजनेस का यहाँ दो पे, तो ये डाउन नहीं होगा नियर अबाउट फ्यूचर में। ओके। अभी थोड़े हम एज अ क्लाइंट भी मैं पूछना चाहता हूँ कि एज अ डेवलपर आप इसका आंसर आप एज ए इंजीनियर देना, क्योंकि एज ए इंजीनियर आप देखते हो कि अभी काफ़ी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, काफ़ी ग्रुप काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसी कुछ चीज़ लगती है कि यार ये लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पे, एज ए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कंस्ट्रक्शन की गलती तो बहुत हो रही है हम्म। रिसेंटली, जो छोटी छोटी वो लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इट्स ए बिग मिस्टेक। हम्म। अब कैसे बिग मिस्टेक बोल सकते हैं हम लोग? ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि भी इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो पहले 3 साल प्रोजेक्ट होता था अभी 1.5-2 साल में ख़त्म करके दे रहे हैं। वेरी गुड थिंग। बट बेसिक थिंग क्या है कि आप जब कंस्ट्रक्शन करते हो कोई भी चीज़ को, कि उसका फॉर्म वर्क हमको 14 दिन रखना है। अगर स्पान मोर देन ग्रेटर देन 15 फीट, तो उसको 14 दिन से 21 दिन तक हमको रखना होता है। ओके। जो स्पान है उसके हिसाब से उसका फॉर्म वर्क रखना है। हम्म। अब वो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि मुझे 12 महीने में 12 फ्लोर चाहिए, कि 10 महीने में मेरे को पूरा बिल्डिंग ख़त्म चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? जल्दी रिशटरिंग कर देगा। जल्दी वो डिसर्टिंग कर देगा स्लैब का। हफ्ता हुआ सर, हम तो हफ्ते में खोल देते। अरे हफ्ते में कौन सा स्पान खोलते हैं कि 7 to 10 फीट है, 11 फीट ज़्यादातर का खोल लो। आप 12-13 फीट का स्पान 1 वीक में नहीं खोल सकते हो। बीम का बॉटम स्लैब खोल सकते हो, तो बड़ा स्लैब है तो वो भी नहीं खोल सकते हो। तो ये सब कोई देखता नहीं। एज ए बिल्डर को टाइम और मेरा काम फिनिश, लेकिन उसका क्या, जो क्वालिटी है हम्म। उसी के ऊपर दूसरा लोडिंग आ जाएगा। अभी उसकी पूरी स्ट्रेंथ नहीं है। वी ऑल नो कि भी 70% आता है, कि 80% कब 14 दिन में आता है, 28 दिन में उसका 100% रिजल्ट आता हाँ। है ना? तो यही चीज़ है, 7 दिन में आपने डिसटरिंग कर दिया तो उसका 70% लोड आ गया, और उसके ऊपर आपने पूरा फ्लोर 100% भी का होगी। लोड देना चालू कर दिया कंस्ट्रक्शन का। ये सब छोटी छोटी चीज़ें। फिर उसका क्यूआरिंग, आपने 2-4 दिन क्यूआरिंग किया, सीधे ऊपर चले गए। अरे भाई, उसको 1 वीक तो क्यूअरिंग मिनिमम करना पड़ता है, हम्म। तभी उसको जाके 70% लोड लेगा, तो आपका वर्केबल जो काम है वो उसमें चलता रहेगा आगे आगे। ये चीज़ है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत
इग्नोरेंट लेकिन हो ये तो रही है। मोस्टली मतलब डेवलपर तो समझो कि एज अ ओनर वो देख तो नहीं पाएगा सब कुछ, लेकिन ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको वो मैनेज करना? एज ए डेवलपर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। क्या उस वो नहीं देखने जाएगा, बात सही है, हम्म। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल स्टाफ वो डेप्यूट कौन करेगा? हम्म। वो तो डेवलपर करेगा ना। अभी वो डेवलपर क्या करता है, 15-20 हज़ार का सुपरवाइजर ला देता है, 20-30 हज़ार का इंजीनियर ला देगा है। अब 30 हज़ार के इंजीनियर को पूछो कि भाई IS कोड क्या है, क्वालिटी क्या चाहिए मटेरियल की, तो उसको पता ही नहीं है। हम्म। बस उसको सुबह शाम करने का, मेरे को ये लेबर को यहाँ पे लगाने का, वो यहाँ लगाने का, उसमें ही उसका दिन खत्म हो जाता है। क्वालिटी देखने कब गया तो उसको पता नहीं होगा क्वालिटी कब देखा उसने। हम्म। स्टाफ कम है तो वो भी नहीं देख पाएगा। एक अच्छा स्टाफ, क्वांटिटी में स्टाफ चाहिए, ये सब डेवलपर को देखना होता है। तभी जाके अच्छा अच्छा थॉट से अच्छा हाँ। आपने डेप्यूट किया है पर्सन, तो वो अच्छा क्वालिटी भी मिलेगा। अगर आप ही स्टाफ अच्छा नहीं रखोगे तो वो कैसे डिलीवर कर पाएगा अच्छा काम? हाँ, वो भी सही बात बाहर से कपड़े अच्छे दिखेंगे आपको, मस्त है। प्लास्टर हो हाँ। जाएगा, कलर हो जाएगा, बिल्डिंग बढ़िया दिखता है, उसने मटेरियल में पैसा डाला, क्योंकि उसको समझ में उसको चोरी नहीं करना है। हाँ, उनका पर इंटेंशन उसको नहीं ऐसा है। में स्टाफ तो ये स्टाफ भी यही करता है, और अच्छा वाला स्टाफ लाया 70 हज़ार का इंजीनियर भी वही काम करता है कि ये तो बिल्डिंग तो अच्छा ही दिखता है। लेकिन 70 हज़ार जब रहने जाओगे आप बिल्डिंग में, तब पता चला कि 70 हज़ार वाले इंजीनियर ने कौन सा काम डिलीवर किया और 20,000 का सुपरवाइजर ने कौन सा काम डिलीवर किया है। क्योंकि ज्यादातर क्या है कि फ्लैट में या कहीं पे भी हम रहने जाते हैं तो कभी भी 6 महीने में प्रॉब्लम नहीं आती, वो हाँ, प्रॉब्लम वो नहीं आएगी ना, लॉन्ग टर्म ही हमें सफर वो करनी 2-3 पड़ती साल है। बाद ही आना चालू होगी। क्योंकि जब तक वो स्टार्ट नहीं होगा तब तक तो प्रॉब्लम हम्म आने वाली ही नहीं है। यही चीज़ है ना, इसलिए तो रेरा ने 5 साल का वो किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ चीज़ मेंटेनेबल भी होती है तो आपको मेंटेन भी करना होता है। हाँ, जैसे कि मैं जब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे भी जब पहुंच चुका था और जब जॉब लेने जाता था, या फिर अभी PMC हम कर हम्म रहे थे, PMC लेने जाते तो डेवलपर मोस्टली एक ही क्वेश्चन करते कि तुम हमारी कॉस्ट कटिंग कहाँ करवाओगे। लाइक अभी लगता है कि जितना यूज़ करना है उतना तो करना ही है, उसमें कहाँ हम्म। कॉस्ट कटिंग कर ले। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है वहाँ पे ये सोच भी नहीं सकते हम? बहुत सारी कॉस्ट कटिंग करने की जगह है हम्म। जिसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। आपका थॉट से भी आपको थोड़ा इकोनॉमिक बनाना है, सस्ता बनाना है, तो कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ओके। लेकिन आप ब्रिक की जगह ब्लॉक यूज़ कर लो तो आपका स्ट्रक्चर लाइट वेट हो जाएगा। हम्म। आजकल सब लोग लाइट वेट यूज़ करने लगे ब्लॉक, तो स्ट्रक्चर का 7% आपका कॉस्टिंग बच रहा है। ये एक पोर्शन है आपका। आप मटेरियल ख़राब यूज़ करके उसको सस्ता नहीं कर सकते हो। ओके। ये भी स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर अप टू डेट चाहिए। हम्म। हाँ, अगर आपको सस्ता करना है तो स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हो, आप फिनिशिंग मटेरियल उसमें सस्ता कर सकते हो। ओके। कि भी आप टाइल से भी डबल चार्ज विट्रीफाइड देते हो, सिंगल चार्ज दे दो, कस्टमर कैन 5 के 10 साल बाद वो रिप्लेस कर सकता है, ओके। और विदाउट स्ट्रक्चर को नुकसान हुए वो कर सकता है, तो आप वहाँ पे कर लो। आप स्टोन है 100 रुपये का यूज़ करते हो तो 70 रुपीज़ का यूज़ कर लो, तो उसमें आपका कॉस्ट बचेगा। लेकिन आप स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करके इंजीनियर के साथ का उसका अच्छा क्वालिटी वाला लेने बिना रखोगे भी, 20 हज़ार का सुपरवाइजर करके मैं कॉस्ट कटिंग किया, वैसा नहीं करता। आप इंजीनियर अच्छा रखोगे ना तो वो भी कॉस्ट कटिंग करा। क्यों, कैसे होगा कि भाई अब 20 हज़ार का सुपरवाइजर रखा, आपने कंक्रीट का क्वांटिटी मंगा लिया, वो गिन कितना टेक्निकली गिन पाएगा? वो बोलेगा भाई 100 आता है, आ गया 102, अब 2 आ गया तो 2 क्यूबिक मीटर कहाँ डालेगा? बाद में बोलता था लेबर के छपरे में नीचे फ्लोरिंग में हाँ। लग गया। बराबर, इंजीनियर होगा तो क्या करेगा? वो 100 है तो पहले 97 मंगा के देख लेगा, बाद में वो बचेगा उसको एग्जैक्ट गिनेगा कि नहीं अभी 3 आते हैं, 3.5 आता है, तो वही मंगाएगा। अब आप समझो कि 1 महीने में आपका 10 क्यूबिक मीटर भी बिगड़ता है तो 5,000 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर रेट है, हाँ। तो आपका 50,000 तो वैसे ही लॉस हो गया। और आपने रखा सुपरवाइजर, बोले मैंने 50,000 बचाया, 70,000 का इंजीनियर रखता था तो 50,000 ज़्यादा जाता था, ये हम्म। तो 50,000 गया ही गया। दूसरा, आपका क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा हम्म। तो कस्टमर आपको परेशान करेगा, कुछ रिवर्क आएगा, कुछ वेस्टेज होगा मटेरियल। हाँ, वो भी यही है। इंजीनियर में सेविंग होता है, लेकिन ये लोग ज़्यादा थॉट्स लगाते नहीं है। और वो जो ट्रेंड चला आता है पहले वाला, 20,000 वाला सुपर वाले से बिल्डिंग ख़त्म होता है, मस्त बनाया मैंने, यही चलता रहता है। इंजीनियर को पता है कहाँ कहाँ सेविंग करना है।
आप कंक्रीट का लेआउट करते हैं, जनरल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर ने दे दिया, फिर वो 5 इंच का धड़ा मार के पूरे बिल दिखते स्लैब में। तो वही होता है कि 5 इंच की जगह 5.5 इंच गया, क्योंकि उसने फ्लोर का लेवल ही चेक नहीं किया। सुपरवाइजर को वो हाँ आता ही नहीं, उसको तो शटरिंग देखा कहीं पे गैप नहीं है, बस डाल दो कंक्रीट। लेवलिंग देखते ही नहीं। इंजीनियर क्या करेगा, पूरे स्लैब का लेवल होता है तो सरिया डालने से पहले, स्टील डालने से पहले वो पूरा लेवल चेक करेगा। तो आपका कंक्रीट का 5 इंच है तो 5.5 इंच नहीं आएगा, 5 तो 5 ऊपर से एक आध दो आगे पीछे होगा, तो उसमें आपका कंक्रीट 5 से 10 cm बचता है। ओके। आपका स्लैब का स्क्वायर फीट कितना रहता है, अप्रोक्स आज तो 7 से 10,000 फीट तो मिनिमम हो गया है। हाँ 10,000 फीट का तो हो गया। हाँ, तो यही चीज़ है जो आपको सेविंग में आती, तो आपको इंजीनियर को ही रखना, वो आपको पर्टिकुलरली मैनेजमेंट करता है कि भाई इसके बाद ये होना चाहिए, इतने टाइम में ये करूँगा तो ये टाइम में ख़त्म होगा। ओके। सुपरवाइजर को ये पता नहीं रहता कि भाई मेरे को 15 महीने में ख़त्म करना है, तो कैसे मैनेज करूँ, इतना दिन क्यूअरिंग भी चाहिए, इतना दिन रिसेटलिंग चाहिए, वो सुपरवाइजर को नहीं पता, वो इंजीनियर को पता है। हम्म। तो इंजीनियर प्रॉपर प्लानिंग करता है कि ऐसे भाई इतने टाइम में डिसेटरिंग होना है, इतने टाइम में ये करना है, तो मुझे इतने दिन में भरना पड़ेगा स्लैब, इतने दिन में खोलना पड़ेगा, इतना मटेरियल तो दो शटरिंग का सेट चाहिए मेरे को, एक शटरिंग का सेट में नहीं होगा। ये इंजीनियर को पता है। सुपरवाइजर को इतना पता है भाई खोल दे तो दूसरे ऊपर लगा दे, हाँ वो तो सिर्फ लेबर की रिपोर्ट ही ही पड़ता है। कांट थिंक के भाई ये खोल के बिना भी मेरे को 15 दिन रखना है तो दूसरा सेट लाए ना, हम्म। क्यों मैं इसको खुलवा दूँ, इसको तो 15 दिन चाहिए मेरे को। ये चीज़ है, आप ऐसे पैसा सेव कर सकते हो, अच्छा स्टाफ रख के, अच्छा थॉट्स रख के, और जो अंदर फिनिशिंग का मटेरियल है वो आप थोड़ा सा लोअर कॉस्ट का ले सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ किए बिना। ओके ठीक है। तो मतलब कई रास्ते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं हाँ। क्वालिटी को मतलब सफ़र किए बिना। हम्म। एक और क्वेश्चन था, एज अ कस्टमर मैं आपसे पूछता हूँ कि एज अ कस्टमर मैं आपके वहाँ पे आ रहा हूँ कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने, तो आपके हिसाब से मुझे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एज अ क्वालिटी के वाइज? हाँ, जनरली क्वालिटी में आप देखना चाहो तो सबसे पहला घर में जाओ तो उसके स्ट्रक्चर को देखना चाहिए, कि भाई बिल्डिंग में आप जाओ कि भाई वो अच्छा स्पेस दे दिया, वो दे दिया, लेकिन क्या दिया, क्वालिटी में क्या दिया। पहले आपको देखना पड़ेगा उसके बीम और स्ट्रक्चर कॉलम को। आपको पता नहीं चलेगा इतना कॉलम चाहिए कि इससे बड़ा चाहिए, लेकिन आप जनरली 5-10 बिल्डिंग घूमोगे तो वहाँ पे आप कॉलम की साइज़ देखोगे, तो 10 बिल्डिंग में घूमने पर आपको सब दिखने पड़ेगा कि भाई ये कॉलम की साइज इतना नज़दीक है पर साइज इतना था और कहीं पे इतना बड़ा साइज है, तो क्यों ऐसा है। तो आपको तुरंत पता चलेगा कि स्ट्रक्चर इसने ऑप्टिमाइज करवाया है, नहीं इतने इसने सुपर शेप बनाया है, पहली चीज़ वो है। बाद में क्वालिटी में आप देखो वो ब्रिक यूज़ कर रहा है तो उसका लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, ओके। कि ब्रिक में ज़्यादा गैप दिख रहे हैं। जनरली उसका आरसीसी और मेन स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क ये अच्छा होना चाहिए। बाकी मैं बोला वैसे कि मटेरियल आप अंदर का कुछ ऐसा फिनिशिंग अच्छा नहीं किया, तब बोल भाई ये रहने दे, मैं अपना मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ, क्यों आपको उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट दे के अच्छा सा मटेरियल डलवा सकते हो। तो मेन तो पहले वही देखो कि वो बार बार पानी छाँटता है कि नहीं। आप विजिट करना रखो हर महीने कि भाई आपका स्ट्रक्चर बन रहा है तो कैसा बना रहा है, वो अच्छा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर पहली बार जा रहे हो तो पहली बार उसका लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन चालू होने दो। आप प्री बुकिंग करा लोगे तो आपके पास देखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो वो जैसा बनाएंगे वही लेना है। मैं बोलता हूँ आपको 1-2 फ्लोर बाहर आने दो, थोड़ा महंगा गिरेगा 1000 रुपये, लेकिन आपको देखने को पता चलेगा कि लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है उसका। ओके। कि कॉलम है तो उसका स्मूथ फिनिशिंग है कि आड़ा टेढ़ा, ऐसा टेढ़ा भी है और स्लैब लगा दिया उसके ऊपर, उसमें हनीकॉम्ब ज़्यादा है और उसने लगा दिया सरफेस अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ आप देख पाओगे कि भाई कैसा है काम। और थोड़ा बेसिक मटेरियल आप जनरली यूट्यूब फाइंड करोगे तो पता चल जाता है कि लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे है। इतना तो आप जब आपका पूरी ज़िंदगी का मूड़ी लगाते हो या हाफ मूड़ी लगाते हो जो भी हो, तो आप उतना पैसा लगाते हो 50 लाख 40 लाख करोड़ रुपया, तो आप उतना 10-15 मिनट का थोड़ा रिसर्च कर लो कि क्या क्या देखना चाहिए। फिर जाके वही पूछो उसको भाई इलेक्ट्रिक मटेरियल सेफ्टी फर्स्ट हम बोलते हैं, वो सबको पता है सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी फर्स्ट क्या है कि बिल्डिंग में पहला स्ट्रक्चर है। फिर ज़्यादातर बिल्डिंग में क्या दिक्कत होता है कि भाई आग लगने के बना होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें लो सर्किट में इलेक्ट्रिक वायर उसने कम डाया के डाले हैं। ओके। बराबर। तो इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा स्विच यूज़ किया है उसने, कौन सा वायर यूज़ किया है,
ये खास पूछो। बाकी का मटेरियल आप है कि कुछ भी यूज़ किया था आप बदल सकते हो, ओके। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर और ये जो मेसनरी वर्क है, प्लास्टर वर्क है और ये इलेक्ट्रिक वर्क, इतनी 3 चीज़ आपको बेसिक दे पूछना ही चाहिए कि आप कैसा ग्रेड यूज़ कर रहे हो, कौन सा है, यही आपको देखना पड़ता है। ओके। और जैसे कि अभी आपने ब्रिक की बात की, तो अभी हम देख रहे हैं काफ़ी जगह पे ब्रिक यूज़ हो रही है, काफ़ी जगह पे एसीसी ब्लॉक आ गए, हम्म फ्लाई ऐश ब्लॉक बोलते हैं फिर। हम्म तो मतलब इनका यूज़ क्या है और क्यों? अभी मोस्टली मैंने देखा है कि रेड ब्रिक की जगह ब्लॉक ने जगह ले ली है उनकी। तो एक डिफरेंशिएट आप समझाइए कि क्या है ये। एक्चुअली रेड ब्रिक अपना कन्वेंशनल मैसनरी जो चलता है वैसा ही कि हम रेड ब्रिक में करते रहते हैं, इट्स अ गुड वन। हम्म कि भी तो उसका सब्स्टिट्यूट क्यों आया, तो अलग अलग वजह की वजह से सब्स्टिट्यूट आया। अभी हमको स्ट्रक्चर में सेविंग करना है, हम्म तो ब्रिक 1400 से 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है, जबकि ब्लॉक 600-700 क्यूबिक पर मीटर होता है। तो कितना डिफरेंस है वेट में, तो उतना ही आपका स्ट्रक्चर लाइट होगा, उतना ही आपका पैसा सेविंग होगा। ओके। इसी वजह से ब्लॉक यूज़ करते हैं। प्लस आपका ईंट में आधा इंच पौना इंच प्लास्टर चढ़ता है, जबकि ब्लॉक में आपको 10 mm 12 mm तो मैक्सिमम चढ़ता है, नहीं तो 5-7 mm में ख़त्म हो जाता है आपका अच्छा ब्लॉक वर्क है तो उसमें भी प्लास्टर में भी पैसा आपका बचता है। स्ट्रेंथ वाइज देखने जाए तो ब्रिक उससे बेटर है, ओके। कॉस्ट वाइज देखना जाए तो लाइट वेट ब्लॉक अच्छा है। और दोनों की एक एक क्वालिटी अच्छी है, बराबर। इसलिए दोनों जिसको जो क्वालिटी चाहिए और जिस पर्पज़ से यूज़ करना है उस हिसाब से वो यूज़ करता है। जैसे कि ज़्यादातर घरों में प्रॉब्लम हमने देखी है कि वो नीचे होता है ना कि उनका शार नीचे आता है रेड ब्रिक का, और नीचे फिर क्या कलर निकलना चालू हो जाता है और पोपड़े होते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो फिर एसीसी ब्लॉक में वो नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एसीसी ब्लॉक में वो क्षार नहीं होता, इसलिए वो नहीं दिखता है आपको, क्षार नहीं दिखता है। लेकिन पानी लीकेज है तो वो तो आपको पोपड़ा दिखेगा नहीं, ही वो तो दिखेगा। पानी लिखित तो हम समझ गए, लेकिन मोस्टली ब्रिक हाँ। में क्या होता है कि मुझे जैसा लगता है कि या तो प्रॉपर क्योरिंग नहीं किया हो, जो निकलता है नहीं स्टार नहीं नहीं उतना, नहीं नहीं, वो स्क्वायरिंग का या प्रॉब्लम ज़्यादा क्वालिटी है। बेटर नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, ब्रिक की क्वालिटी, जो ब्रिक का कंस्ट्रक्शन होता है, मीन्स ब्रिक बनती है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जो क्ले यूज होता है, उस क्ले में अगर कोई वाटर डाला है जो क्षार वाला टीडीएस जिसका 800 1000 1200 है, 2400 टीडीएस वाला पानी डालते हैं वो लोग बोर से निकाल के। अब समझो टीडीएस वाला पानी डालते हो, वो क्या होगा, क्ले के अंदर आपका क्षार चला गया, और वो क्षार ऐसा नहीं कि आपका पानी डाला तो वो निकल जाएगा तुरंत। वो जब ब्रिक पट्टे में जाएगी, जब आप पानी डालोगे तब वो धीरे धीरे करके क्षार बाहर आएगा। और एक क्षार ऐसा नहीं कि 1-2 साल में ख़त्म हो जाता है, वो 5-10-15 साल, 15 जैसा साल अंदर कितना अंदर क्ले के अंदर क्षार है उतना वो निकलता वो जाता है। निकलता ही रहेगा उस हिसाब से। अब पानी का भेद तो पकड़ेगा ही कहीं ना कहीं से। हाँ। जनरल मॉइस्चर, एक हफ्ता बारिश चला तो ब्रिक है वो सब मॉइस्चर पकड़ेगा, वो मॉइस्चर पकड़ेगा, फिर ड्राई होगा तो ड्राई होने के लिए बाहर आएगा, वो तभी वो क्षार को लेके आता है बाहर, ओके। और उसी की वजह से सारे पोपड़े वगैरह सब आपको दिखते हैं। क्योंकि अगर ये कॉमन हो गया, ऐसा भी करोगे अभी। पूरा ड्राई रहेगा बिल्डिंग हम्म तो आपको कभी भी वो पोपड़े क्षार वाली ईंट पे भी नहीं दिखेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले तो ईंट अच्छा यूज़ करो, पे टेस्टिंग करो, इसलिए तो ईंट को टेस्टिंग में देते हैं ना, उसको लैब टेस्ट में भेजो कि भाई उसमें एफ्लुएंस कितना है, ये सब, उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका साइज़ वाइज कितना है, तो आपका प्लास्टर भी कम चढ़ेगा, साइज़ अच्छा मिलता है तो उसका यही देख के फिर आपको ब्रिक यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा और वो मतलब जो आ जाता है बाद में तो उसका क्या मतलब रेमेडीज क्या है कि उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप? उसका रेमेडी जनरल बोलो तो एक है, पहले तो उसको भेज नहीं आए वैसा करो, ओके। जो क्षार आएगा उसको निकाल दो, बाद में पानी का भेद नहीं लगे उस ब्रिक पे, तो अगेन आप वो क्षार का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा कि वो बाहर ही नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा, तो आपका प्लास्टर लगा रहेगा। भेज आएगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपकी पूरा दीवार तोड़ के दूसरी ब्रिक लागे वो तो कर नहीं पाओगे। हाँ, पानी का भेज जहाँ से आता है उसको ये लॉक। बेजन के आपको लाभ पता है, कोई लाइन लीकेज है आप टेस्ट कराओ, उसके आजकल बहुत सारे टेस्ट है कि भी उसको एक मशीन भी आता है जो भेज जहाँ पे होता है उसको डिफाइन करता है कि हाँ आपका पाइप पर्टिकुलर इसी जगह पे लीकेज है, उतना ही पोर्शन चेक करके वो पाइप को बदलवा दो और आपका भेज आना बंद हो जाएगा। ओके। और एक चीज़ थी कि अभी जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि मोस्टली ज़्यादातर लग्जरियस फ्लैट ही बन रहे हैं। हम्म तो फिर मतलब अफोर्डेबल बंद हो जाएंगे तो अफोर्डेबल वाले जाए कहाँ पे? और मतलब
ये हो रहा है, या तो फिर ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे कि एफोर्डेबल वालों की वो क्या बोलते हैं, पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो नहीं वो लग्जरियस में मूव हो रहे हैं। ये नहीं, ज़्यादा लग्जरियस बनने का रीज़न क्या है अभी? एफोर्डेबल तो उतने ही बनते हैं, ओके। वो कम नहीं हुए। हाँ, ये है क्या है, जो लग्जरियस बिल्डिंग बन रहे थे ना वो एक्स्ट्रा लग्जरी बन रहे थे, इसलिए आपको लग रहा है कि अभी लग्जरियस बिल्डिंग ज़्यादा बन रहे हैं। हम्म। पहले एफोर्डेबल और लग्जरी बिल्डिंग में बहुत कम गैप था। हम्म। जैसे कि 200 का 185 यार्ड का आपको 3 BHK मिल रहा है तो वो एफोर्डेबल था। लग्जरी में 220 वार का मिलता था, कम था डिफरेंस। अभी वही 3 BHK जो 185 का मिल रहा है एफोर्डेबल में, वही 3 BHK लग्जरी में आपको 250-300 यार्ड का मिलता है। हम्म। इसलिए आपको लगता है कि लग्जरी बिल्डिंग ज़्यादा बन रहा है, अभी 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है सब जगह। एफोर्डेबल तो उतने ही बन रहे हैं, ओके। लेकिन लग्जरी का जो क्वांटिटी था वो बढ़ गया है अभी डिमांड। ओके। हाँ। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि ब्रांडिंग चल रही है, अभी नए नए तौर से ब्रांडिंग चल रही है, अलग अलग तरीकों से ये लोग ब्रांडिंग करते हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, सही दिशा में मार्केटिंग कर रहे हैं, या मतलब एक फ्लो है अभी गांधीनगर अहमदाबाद में, जैसे कि हम सेल्स करते हैं तो हमने देखा हुआ है कि प्रोजेक्ट एंड होने तक बिक जाता है मोस्टली, हाँ हाँ, आपकी एसेट्स मोस्टली बिक जाते हैं। एज तो आप ब्रांडिंग अच्छा कर रहे हो इसलिए बिक रहा है, कि नहीं अभी ये फ्लो चल रहा है तो बिक रहा है? अभी 2-3 चीज़, एक तो फ्लो तो है, उसकी वजह से बिकना ही बिकना है, वो तो पक्की बात है। हम्म। अब किसका ज़्यादा पहले बिकता है और किसका थोड़ा बाद में बिकता है, वो ओके। आपका ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंडेंसी है। ओके। क्योंकि आपका समझो कि एक्सटीरियर पोर्शन में आपका बिल्डिंग है, आप कितना भी अच्छा देंगे, आएगा कौन? पता ही नहीं, उसको डेस्टिनेशन तो पता होना चाहिए कि यहाँ अच्छा बन रहा है, तो आप वो बताओगे कैसे? उसके लिए आपको ब्रांडिंग करना ही पड़ेगा, और ब्रांडिंग का प्रॉपर वे है कि आप देखो आज क्यों लोग शाहरुख को बनाते हैं ब्रांड एम्बेसडर, क्यों सलमान को बनाते हैं, क्यों अक्षय कुमार को बनाते हैं, हम्म। कि भाई वो लोग बोलेंगे तो पब्लिक को ऐसा तो है नहीं कि वो क्वालिटी अच्छा दे देगा, लेकिन वो जो बोलेंगे ना उसके माइंड में रहेगा भी हाँ उसने बोला था। दूसरा कोई बोलेगा तो उतना ध्यान नहीं देगा, ध्यान नहीं इसका देगा। क्वालिटी उसका भी अच्छा रहेगा। लेकिन ब्रांडिंग, यही ब्रांडिंग की इमेज है, आपको ब्रांडिंग जितना अच्छा करोगे उतना फास्ट है आपका लेकिन रोटेशन एक चीज फरेगा। हमने मतलब अभी देखा है, जैसे कि हम्म, आजकल की पीआर टीम्स है, वो भी लोगों को सजेस्ट करती है कि जो हम्म। डेवलपर है उनसे रील्स बनवाते हैं। क्या अभी बात समझे नहीं मैंने? मतलब रील्स इंस्टाग्राम पे रील्स आती है ना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हाँ हाँ डालते हाँ हैं, हाँ हाँ डेवलपर डालते हैं। हाँ, अभी आप और मुझे पता है कि वो इंजीनियर्स नहीं है, बराबर है। या तो उनको उसका नॉलेज ही नहीं है, तो कई बार हमें क्लिक होता है कि यार ये गलत बोल रहे हैं। हाँ हाँ, हमको पता चलेगा, हमको बाकी सबको पता नहीं लेकिन आपको चलेगा। लगता है कि ये गलत है ऑडियंस के लिए, कि कोई भी हाँ इंफॉर्मेशन जा रही है तो हाँ, ये गलत पोर्ट्रे हो रही है, या तो आप फिर बंद कर दो इसको, या तो नॉलेजेबल पर्सन बैठो, या पूरा स्क्रिप्ट अच्छे से थोड़ा स्टडी करके बैठो, क्योंकि पीआर टीम है वो भी टेक्निकल नहीं है, जो बंदा बोल रहा है वो भी टेक्निकल नहीं है। और बराबर। आप कोई चीज आगे बोल रहे हो तो ऑडियंस तो ऐसे बड़े ग्रुप हो या कोई भी हो तो और पेड़ करते हैं फिर उसको, हाँ तो बराबर। ऑडियंस तो देखती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा गलत जा रहा है सबके दिमाग एक्चुअली मैं उनसे ज़्यादा है ना अपना ऑडियंस का ही दोष गिनूंगा। क्यों? में। ओके। उसको तो पैसा लगे, वो कैसे भी बेचेगा, ओके। उसको कैसे भी बेचना है। हाँ। वो करोड़ों रुपया लगाता है तो कैसे भी, हाँ वो गलत कर रहा है वो बात सही है, लेकिन उसको गलत करने क्यों कौन दे रहा है? हम्म। हम लोग। क्योंकि मैंने बोला ना कि हम 50 लाख का मकान लेने जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का मकान देखने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या दिखना चाहिए। हम्म। अपने आसपास में कोई तो बंदा रहेगा जो सिविल इंजीनियर रहेगा, कि थोड़ा टेक्निकल पता चलता होगा कि इस ओके। लाइन से कनेक्टेड है। हम लोग उनसे इंक्वायरी नहीं करते, उनसे सजेशन नहीं लेते, डायरेक्ट हम ही सब कुछ पता है और देखने चले जाते, और फिर कुछ होता है तो हम बोले कि यार उसने वैसा वीडियो दिया तो मैं उसकी वजह से हाँ, हमने मतलब फंस देखा है गया। कि लोग पूछते ना, फिर भी वो सिर्फ बार्गेनिंग के लिए पूछते हैं हाँ कि वही तुम्हारा कोई रेफरेंस पैसा हो, चलो। कितना दोगे, कौन सी हाँ। क्वालिटी देगे। मेरे पास भी जो लोग आते हैं ना, मैं उनको वही पूछता हूँ, मैं क्वालिटी अच्छा देता हूँ। तो मेरे को दुख होता है ना कभी, क्यों कि सब लोग बिल में जाते हैं, वो देखता है कि सर वो 40,000 में दे रहा है 40,000 पर यार्ड, और आप 45 ले रहे हो। अरे भाई तुम इतना पूछा तो अभी समझो उस बात को, हम्म। तो समझना नहीं है आप 40 में दे दो तो मैं आपसे ले लूँ, ऐसा नहीं है ना। अरे उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखो, वो ब्लॉक यूज़ कर रहा है, मैं ब्रिक यूज़ कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रक्चर का 7% सेविंग मैंने नहीं लिया है। क्यों? कि आपकी वजह से मैं अच्छा देना चाहता हूँ। सुपर बिल्डर वो लोग अगर 42% ले रहा है, मैं 40% ले रहा हूँ। आप रूम का साइज़ देखो, कारपेट एरिया से कंपेयर करो, वो कारपेट एरिया में कितना देता है, मैं कितना देता हूँ। ये मेन पार्ट होते हैं।
आप क्वालिटी में उनसे पूछो कि वायरिंग में कौन सा स्विच यूज़ कर रहा है, कौन सा वायर यूज़ कर रहा है, कौन सा का यूज़ कर रहा है, मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। ये सब चीज़ होती है कि भाई क्या है, आपके इंजीनियर कितने हैं, कैसे इंजीनियर है, आपका टेक्निकल स्टाफ क्या है, वो सब पूछना पड़ता है। आप जाके फिर कंस्ट्रक्शन होता है तो देखो कि उसका कंस्ट्रक्शन में क्या ध्यान रखता है, वो कोई नहीं पूछता, सीधा रेट पे पूछता है। मैं उनसे वही समझाता हूँ सब कस्टमर को, आप पूछो मुझसे कि भाई मैं कौन सा फ्लोरिंग यूज़ करता हूँ, वो डबल चार्ज यूज़ कर रहा है हाँ नहीं, तो मैं डबल चार्ज करता हूँ, विट्रीफाई करता हूँ, वो विट्रीफाइड कर रहा है कि कौन सा कर रहा है, सिरामिक बॉडी यूज़ कर रहा है, ये पूछो। वो 2x2 यूज़ कर रहा है, मैं 800x800 यूज़ कर रहा हूँ। ये चीज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे कि अभी आपने एक चीज इसमें बताई ना कि अभी ब्रांडिंग की इस तरह से चल रही है, जैसे कि आपने बोला कि अपना जैसे कि केबल है, अब मैं पूछता हूँ इलेक्ट्रिशियन में कि आपको कौन सा केबल लगा है, तो मैं आपको ब्रांड पूछूंगा कि आरआर वही, लगा है, लेकिन हाँ, मुझे एक्चुअली में पूछना चाहिए कि कितने एमएम का आपने वो लगवाया भी है। पूछना चाहिए, दोनों पूछना चाहिए। हाँ ब्रांड, उसका स्पेसिफिकेशन आप पूछो कि उसके स्विच भी कौन सी लगाए, क्योंकि मेजर रीजन क्या होता है कि वायरिंग स्विच में क्या होता है, अगर स्विच ही खराब है, डिफेक्टिव है, तो क्या होगा, अंदर ही शॉर्ट सर्किट होगा। उसको अंदर अर्थिंग दिया है कि नहीं दिया हर बोर्ड में, ये भी पूछना चाहिए। मेजर होता है आपका प्रेशर सर्किट होता है जो आपका 15 एम्पियर का, जो आपको एसी फ्रिज में दे रहा हाँ है, हाँ उसमें उसने अगर 2.5 का यूज़ किया या 1.5 का यूज़ किया कि 4 स्क्वायर का यूज़ किया, ओके उतना बेसिकली तो पूछना ही चाहिए, और उतना नॉलेज हमको लेके भी जाना चाहिए। आप समझो 50 लाख का फ्लैट ले रहे हो, मैं तो बोला आप किसी कंसल्टेंट को पकड़ लो, भाई तू आज 5,000 रुपया ले लेना मेरे पास से। सही बात है। आप इंजीनियर हो, चल आज पर डे 5,000 दूंगा, मुझे ब्लॉक घूमने जाना, वहाँ फाइनल करना, तू जरा क्वालिटी पूछ ले, तू सजेशन देने यहाँ पे ले सकता है कि नहीं। आप 50 लाख लगा रहे हो तो 5,000 तो एक्स्ट्रा खर्च कर ही सकते हो। 100%, क्योंकि ये भी मैंने जैसे कि इसमें बोला, हाँ, फिर ऐसे ही प्लम्बिंग में भी करते हैं, हम ब्रांड हाँ, पूछ लेते हैं, लेकिन हाँ, वो क्वालिटी क्या है वो हाँ। भी नहीं पूछते कई बार। वही मेन वही है चीज़ कि आपको वो देखना पड़ता है। वाटर प्रूफिंग, तो वाटर प्रूफिंग कैसे किया उसने, हम्म खाली रूड़ा कंक्रीट कर दिया कि उसने नीचे एसबीआर लेयर मारा, क्या मारा, आपको समझ में आप पूछो, 2-3 जगह पूछोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। हाँ, वो आपको बात करने से पता चलेगा, नहीं तो और आप, उसमें ये भी बात पता चलेगी ना कि डेवलपर कितना इन्वॉल्व है, उसको इन्वॉल्व और नहीं होगा तो उसको पता नहीं हाँ, होगी अरे वो चीज़। कंसल्टेंट रखो ना आप, उसके इंजीनियर से पूछ के उसको, वो डेवलपर को जवाब देना से जरूर नहीं, उसके इंजीनियर को बुला के इंजीनियर, बात कर हाँ। लो कि कैसा है, वो डेवलपर बुला देगा आपके लिए कि हम्म भैया चल भैया इंजीनियर टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा क्योंकि जवाब दे जैसे दे कि क्या हम यूज़ करते हम हैं। जब जॉब कर रहे थे तब लोग पूछते थे हमें हाँ, कि ये कौन सा स्टेज है, किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे तो पहला ही बिल्डिंग था तब हम लोग देखते थे ना कि भाई हाँ, सैंड खराब है, चलो वापस भेजो। वापस भेज रहे। क्यों, ये सब बिल्डर करता है कि नहीं और मतलब उतना करता। बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं था, फिर भी हम हाँ, उतना फिर अच्छे भी से देख देखते थे रहे ना। थे। यही चीज़ है कि इंजीनियर खड़ा है तो उसका क्वालिटी डिफरेंस दिखना और ही मतलब चाहिए वो बिल्डिंग में। ऐसे एरिया में था जहाँ पे क्वालिटी मैटर भी मतलब लोग कोई नहीं मैटर करते नहीं थे, करता था, फिर भी वहाँ तो हमने 1 रुपया उतनी। सस्ता दो तो बस कुछ भी यूज़ कर लो चलेगा, कचरा भी हाँ, यूज़ कर लो चलेगा, ऐसा था। फिर भी हम लोग क्वालिटी देखते हैं कि नहीं, उसको लेना है तो इसी भाव में ले। और जैसे कि हम एक बात निकली बीच में कि कारपेट पूछना चाहिए, कारपेट में हमें पता है काफी झोल होता है, 45 बोल हाँ, के 46 देते, 43 देते। अभी काफी टाइम से आपने भी देखा होगा कि जो एक चल रहा है कि सुपर बिल्टअप नहीं, अभी कारपेट रेरा कारपेट के हिसाब से सेल करेंगे। तो हमने काफी रील्स और काफी वीडियोस देखे, तो उनमें ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि सुपर बिल्डअप के पैसे नहीं देने। तो हाँ, मतलब ये गलत कॉन्सेप्ट जा रहे हैं लोगों के दिमाग में कि नहीं, सुपर नहीं, बिल्डअप कारपेट के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं, तो सुपर बिल्डअप के पैसे तो देने ही है, हमारा एक वे ऑफ टॉक चेंज हुआ है वो तो ऐसे। देना ही है। हाँ, हाँ खाली आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, जनरली कारपेट पे जाना इसलिए अच्छा है, जो रेरा बोलता है कारपेट बताओ, अब रेरा के हिसाब से हम लोग दस्तावेज में तो कारपेट ही लिखते हैं, हम्म लेकिन बोलते हैं आप जाओगे ना 250 यार्ड का मैं फ्लैट दे रहा हूँ, हम्म उसको फ्लैट देखोगे उसमें तो कि तो 140-50 लिखा है आपने, तो आप तो बोल रहे 250। और आई थिंक ये तो रेरा जब बोले तो से आया रेरा तब है, से आपको वही मैंने दे रहे साइज हैं बोला ना। तो वही दिया है ना। हाँ, जैसे कि हम जब से रेरा है तब से यही हम दे रहे हैं ना, हाँ, यही दे रहे हैं, रेरा लेकिन कारपेट के लिख हिसाब के से। दे रहे हैं, लेकिन बोलेगे क्या सब लोग 250 यार। अब मैं समझो मुझे कारपेट पे बेचना है, आज मैंने बोल दिया अभी मैं 140 यार्ड का 3 BHK दे रहा हूँ। अब 80% पीपल तो ये बोले वहाँ पे 200 का है और आपका रेट उससे भी ज़्यादा है, आपका 140 यार्ड ही है। वो कंपेयर किससे करेगा, मेरा कारपेट और उसका सुपर बिल्टअप कंपेयर करेंगे, 50% का क्योंकि ही वही हो गया। 80% लोग तो सुपर बिल्टअप ही बोल रहे हैं, हम्म और मैं 10% में आता हूँ, 20% में आऊँगा तो क्या करेंगे भाई, नहीं वो तो यार उसका बड़ा है। हम बोलेगा साइज देखो अंदर का, हम्म
वो नहीं कि वो बार बड़ा है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन 80% लोग पढ़े लिखे आते हैं। ऐसे नहीं है क्योंकि 50 लाख का फ्लैट लेने वाला ऐसा तो नहीं है कि जिसको एक भी चौपड़ी बड़ा नहीं वो शायद फ्लैट लेने आ गया, ऐसा नहीं होता। वो साथ में वो या उसका लड़का पढ़े लिखे, अभी 70% कोई तो एजुकेशन होता ही अपना भी हो चुका है, 60-70। तो वो लोग पढ़े लिखे आते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो थॉट्स जुना चला है ना वही चलता है ऐसा। और एक अब थोड़ी सेल्स की बात करें तो हमने एक चीज़ देखा है कि मोस्टली डेवलपर्स और अभी जो नए हैं वो मोस्टली डिपेंडेंट हो रहे हैं इन्वेस्टर पे। लाइक उनका जो 100% प्रॉपर्टी में से 90% या तो ब्रोकर थ्रू सेल हो रहा है या तो इन्वेस्टर ही आ रहे हैं। तो वो मतलब वो प्रोजेक्ट के लिए बेटर है या नहीं है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि बाद में किसी की एक्चुअली बिल्डर के लिए तो बेटर है, ओके उनका तो बिक रहा है। क्योंकि उनका बिक रहा है, अच्छा गेन हो रहा है फटाफट। मुझे भी कोई प्रॉपर्टी बोलेगा आप 6 महीने में बेच दूंगा पूरे, तो मैं तो यही दूंगा, क्योंकि मुझे गेन करके आगे निकलना है, बराबर। अब एज ए जो पूरा इन्वेस्टर ग्रुप आता है, अगर वो कस्टमर के लिए बहुत ख़राब है। कस्टमर को वो देखना चाहिए कि रियल यूज़र कितना है और इन्वेस्टर कितना है, क्यों ख़राब है। अगर बिल्डर एज ए मैं बिल्डर अगर कोई प्रॉपर्टी बनाता हूँ तो उसमें किसी को बुकिंग देता हूँ, मैं इतना एथिक्स के साथ वो काम करता हूँ कि भाई ये बंदा है ठीक नहीं लग रहा है, ये किसी को परेशान करे, उसका वे ऑफ टॉप खरा गया, तो मैं ऐसे बंदों को सॉर्ट आउट करके नहीं देता यूनिट। क्यों नहीं देता, किसी भी हिसाब से मैं उसको निकाल देता हूँ, क्योंकि वो बंदा आएगा तो आसपास वाले 3-4 लोगों को परेशान करेगा। ये सब भी चीज़ हम लोग बिल्डर लोग थोड़े देखते हैं। अगर इन्वेस्टर को देख दिया ना तो उन इन्वेस्टर का एक ही एथिक्स है, पैसा मिलना चाहिए। हाँ मैंने पैसे के लिए फ्लैट रखा है। जब बिल्डर को क्या उसका नाम उसके साथ जुड़ा है तब तक वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक ही बिल्डिंग बना के ख़त्म नहीं करना ना, अगली बिल्डिंग में उससे ही रेफरेंस देना है। लेकिन बिल्डर लोग क्या होता है, कभी कभी इतना झांसे में आ जाते हैं कि अभी एक साथ पैसा मिल रहा है, 6 महीने में मिल रहा है और एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट अगर ख़राब लोगों में बटेगा और जब लोग परेशान हो गए तो अगले बार उसी बिल्डर का नाम खराब होगा। मार्केट में हम बोलते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बोलता हूँ मार्केटिंग में देखोगे तो बहुत छोटा है। आपकी गुडविल आपको कहीं ना कहीं मिलेगी और आपने ख़राब किया होगा तो वो भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। ये चीज़ होती है। ओके तो अभी मैंने जैसे कि बोला कि ओवरऑल गुजरात को हम कंपेयर करते हैं, मतलब मोस्टली इस गांधीनगर और अहमदाबाद के हिसाब से ही करते हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है कंस्ट्रक्शन चल हाँ रहा है बराबर। इसके हिसाब से ही है। तो अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड या जो भी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक दुबई और दूसरे स्टेट में देखें मुंबई दिल्ली, उनके कंपेयर में हम कहाँ पे है कंस्ट्रक्शन में अभी, क्वालिटी के हिसाब से देखे या इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पीड के हिसाब से देखे? इंफ्रास्ट्रक्चर जब देखिए कि वो लोग हाई राइज में चले गए, ओके जैसे दुबई देखो कि बॉम्बे देखो कि वो 60-80 फ्लोर के ऊपर चला गया है, अभी 100 फ्लोर पर चला रहा है। दुबई तो देखो तब पूछो ही मत, हो तो 150 फ्लोर के ऊपर चला गया। और लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अच्छा है। लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा मतलब कैसे, अपने फ्लोर वाइज तो अपना भी अच्छा ही है। जो पहले यहाँ पे बिल्डर थे बिल्कुल कुछ नहीं देखते थे, हर 5 साल में देखो तो बिल्डिंग पूरा पुराना हो गया ऐसा दिखता है। अभी आप देखोगे तो क्वालिटी भी अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना, फसाड अच्छे बने, मटेरियल अच्छा यूज़ किया है, उसमें इतनी एमिनिटीज़ भी डाली होती है वो लोग ने, और उतना अच्छे से उसको लैंडस्केप लाइटिंग ये सब कुछ अच्छा दिया रहता है आजकल के बिल्डिंग में। हाँ अपना हाई राइज नहीं है, वो बात अलग है। भी अपने हम लोग भी 20-25 माले पे पहुँचे हैं, अभी तो यहाँ भी 40 माले का आ गया, लेकिन अभी तक हम 150 तक नहीं पहुँचे। वो अपना पीछे बोल सकते हो, लेकिन लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन तो क्वालिटी वाइज देखो तो अच्छा है। ओके वहाँ मतलब ऑन द वे ही है अच्छे से। हाँ ऑन द वे ही है। ओके बट जैसे कि हाई राइज आएगी तो वहाँ पे मतलब फॉर्म वर्क में भी चेंज होगा ना, शटरिंग भी चेंज होगा, ये तो नॉर्मल चले आई थिंक माई बहुत सारा चेंजेस होगा, हम्म फॉर्मवर्क शटरिंग में भी चेंज होगा और लाइट वेट मटेरियल भी यूज़ होना चालू हो जाएगा, फसाड चेंज हो जाएंगे। आप 150 माले की बिल्डिंग में पूरा ब्रिक से नहीं बना सकते हो, उसमें आप देखोगे तो अंदर ब्रिक वर्क ही नहीं रहता है। कि पूरा माइवन शटरिंग हो गया ना वो पूरा हाँ वो माइवान तबला शटरिंग ये सब तो आएगा, वो बड़ा पूरा डिजाइनर शटरिंग आता है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फास्ट करना पड़ेगा। नहीं तो 150 ईयर का पड़ेगा 15 साल में बनाओगे, अगर आपको 5 साल में बना तो शटरिंग चेंज करना ही करना है। ओके लेकिन मटेरियल का क्वालिटी भी चेंज होगा, सारा मटेरियल लाइट वेट में चला जाएगा। जैसे पार्टीशन है तो आपके वुडन पार्टीशन आ जाएगा, सब आपको फ्लोरिंग करके दे देगा, वुडन पार्टीशन में होता है। फिर आपका एल्यूमिनियम प्रोफाइल में पार्टीशन होता है,
आपका फसाड पूरा इसमें आ जाता है, ग्लास में आ जाता है। ओके। क्यों कि 150 माले तक आप फसाड में मैसनरी में लेके नहीं जा सकते हो। हम्म। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चेंजेस आते हैं, और ये सब जो जो चेंजेस है वो कॉस्टली भी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी ना हाँ, इससे? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपका प्लास्टर और ब्रिक मैसनरी सब मिला के आपको कॉस्टिंग क्या पड़ता है, क्या आप समझो जो कि मेरे को भी 100 रुपीज़ 75 रुपीज़ पर फीट पड़ता है, जबकि आपका प्रोफाइल शटरिंग आता है 350 रुपये फुट। हम्म। नॉर्मल ग्लास फसाड आता है अच्छा DGU वाला तो कि 400 450 रुपये फुट। अब कहाँ पंचोदय से 100 रुपये फीट वाला आपका वर्क वो आपको 3 टाइम चला जाता है ना, तो कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। ओके। और मैंने मतलब एज ए इंजीनियर तो मैं काफ़ी साइट पे भी घूमा हुआ और काम भी हम कर रहे हैं सेफ्टी में। मतलब अभी हम उतने अच्छे आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि सेफ्टी इंजीनियर का कॉन्सेप्ट नहीं है अपने यहाँ पे। हाँ, ये बात है। सेफ्टी में हम नहीं ध्यान रख रहे, तो उसको मतलब किस तरह से आप बोलोगे डेवलपर को कि ये इसका थोड़ा प्रायोरिटी हमें करना चाहिए, क्योंकि लाइफ मैटर डेवलपर को तो करना चाहिए, लेकिन डेवलपर क्या है, जो रूटिंग चलता है उससे माइंडसेट बदलेगा नहीं। ओके। और माइंडसेट कब तक नहीं बदलेगा, जब तक गवर्नमेंट फुल फेज में एक्टिव नहीं होगा। जैसे कि आपको सेफ्टी इंजीनियर ग्रीन जैकेट पहने हुए घूम रहा है कहीं साइड पे, बताओ स्टाफ कितने हैं आपके सुपरवाइजर, इतना स्क्वायर फीट का एरिया है आपका कंस्ट्रक्शन का, तो आपके 2 स्टाफ होने चाहिए। इतना स्क्वायर फीट का एरिया है आपको 3 स्टाफ रखने चाहिए। वो गवर्नमेंट का पर्टिकुलरली प्रोटोकॉल होना चाहिए। ओके। वो होने के बाद तो होता तो है ऑन पेपर, लेकिन उसको फॉलो होता है कि नहीं होता है, आप वो देखना चाहिए। और जैसे कि आप बता रहे हैं ना, जो कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसे कोई होता है प्रोटोकॉल भी। हाँ, तो कुछ कुछ को कन्वेंशनल बिल्डर है जो पुराने चलते रहते हैं, उनको पता भी नहीं रहेगा, लेकिन आजकल तो सारे इंजीनियर आई थिंक उनको पता रहता है, क्योंकि अपने जैसे कि गलत पढ़ने में ही आता है ना, अपना तो सिविल इंजीनियरिंग की बुक में आता वो आता है, है कि लेकिन कई सेफ्टी बार क्या फर्स्ट, होता क्या है क्या देखेंगे सेफ्टी में अपना कि तो जैसे जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ठीक है, तो मैंने डेवलपर को सजेस्ट किया कि वी नीड अ सेफ्टी इंजीनियर, हमें सेफ्टी इंजीनियर चाहिए, सबके लिए हेलमेट चाहिए, सबके लिए ये चाहिए वो चाहिए। तो आप कॉस्ट कटिंग के हिसाब से देखा कि नहीं चलेगा, तू देख लेना, या तो सुपरवाइजर कोई देख लेगा। हाँ, कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि कॉस्ट कटिंग है, लेकिन कुछ कुछ लोग कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं होता है। आज मेरा पर्टिकुलर, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैं साइड पे घूमता हूँ, मैं बहुत सारी साइड पे, मैं अपने साइड पे हर बार ये इंश्योर करता हूँ कि उसने सेफ्टी बेल्ट पहना है कि नहीं पहना है। जैसे ही मुझे नीचे आते देखेंगे सब लोग सेफ्टी बेल्ट पहन लेंगे। स्टाफ कितना रखेंगे सेफ्टी के लिए? एक ही चाहिए। अब आपका इतना बड़ा साइड है, आपने एक स्टाफ को सेफ्टी के हिसाब से मैंने रख दिया कि भाई तू पूरा देख सेफ्टी बेल्ट पहना है कि नहीं पहना है, हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। जैसे ही आप वहाँ से निकलोगे बाहर, ऊपर जाके देखोगे तो सब ने हेलमेट निकाल दिया रहेगा, सेफ्टी बेल्ट निकाला। आप वापस जाके पूछो क्यों ऐसा किया, साहब ये लगा के नहीं पाता, हम नीचे गिर जाएंगे ये लगाने के बाद। अरे भाई ये लगाएगा तो नीचे गिरेगा तो बचा रहेगा, ये नहीं लगा रहेगा गिरेगा तो बचेगा नहीं। लेकिन वो लोग जो है ना, हम तो ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही मज़ा आता है। फिर हमारी धमकी देने की वजह से वो पहनते अलग बात है, लेकिन जैसे जाओ वो लेबर है, उनका सोच अपने जितना अच्छा रहता था, हैवी रहता, तो वो लोग वो काम भी नहीं करते, तो वो भी आगे बढ़ के कुछ अच्छा काम पकड़ते हैं। वो लेबर से कारीगर बन जाते हैं, कारीगर से कुछ कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, वो उतना अपग्रेड होते रहते हैं। लेकिन वो नहीं होते, क्यों? लेबर की लाइफ में तो लेबर पूरा उनका थॉट्स ही इतना है, बस मुझे ये काम सुबह करना है, शाम को इतना मैं पैसा कमाऊंगा 300 रुपया, इसमें मेरा इतना घर चलेगा और मैं सो जाऊंगा। यही चीज़ है। हाँ क्योंकि जैसे कि लास्ट वो सूरत में वो फायर वाला एक्सीडेंट हुआ कि आग लग गई बिल्डिंग में, सूरत में हुआ था ना, वो सब स्टूडेंट और सब। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्डिंग उसके में बाद लग गए थे। गवर्नमेंट ने फायर सेफ्टी फायर का सेफ्टी बढ़ा दी है। बढ़ा दी, लेकिन उससे पहले भी रूल्स तो थे ही, रूल्स तो वहीं पे थे। मैं बोला ऑन पेपर सब रूल्स है, सब कुछ था, लेकिन वो फॉलो ऑन नहीं हो पेपर रहे। रूल्स तो अब जो दुबई में है वही रूल्स यहाँ पे है कि ऐसा पाइप डालने का, ये फायर सेफ्टी है, अपना ऐसा बंदा रहेगा, ऐसा कूदने का, ऐसा निकलने का, ये फायर एग्जिट है, सब कुछ है। फायर लिफ्ट भी है थी, आप हर बिल्डिंग में देखोगे फायर लिफ्ट है, हाँ लेकिन है, आप रहने वालों को पूछोगे फायर लिफ्ट कौन सी है, पता पता ही नहीं नहीं, दोनों ही चल रही है। कौन सी फायर लिफ्ट है, उसका फायर रोल क्या वाटर है, टैंक होती है फायर की अपनी अलग से। बराबर, वो किसी को पता नहीं होता है, यही चीज़ होती है। और मैं तो ये भी देखा है कि वो लोग समझाते भी नहीं, जब यूज करने को देते हैं ना बिल्डिंग, फिर भी नहीं समझाते। हर बिल्डिंग में बिल्डर क्या करता है, एज ए मैं बिल्डर हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी जवाबदारी लेने से पहले, देने से पहले जब हैंड ओवर करता हूँ, चेयरमैन कमेटी और जिसको आना है जनरल अनाउंसमेंट करता हूँ एक ग्रुप में कि भाई आ जाओ नीचे, आज फायर सेफ्टी का डेमो है, कि भाई आज इलेक्ट्रिक लाइटिंग का डेमो है,
आज अपना जनरल सर्विसेज है, जो मोटर वगैरह कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट होता है, उसका कैसे सेंसर काम करता है, कहाँ से कहाँ दिया है, कौन सा कनेक्शन कहाँ दिया है, उसका डेमो है। जनरल ड्रेनेज और प्लम्बिंग पानी का क्या है, मैं अलग अलग पर्टिकुलरली अनाउंस करता हूँ, और मैं वो डेमो देने के लिए मैं इंजीनियर को बिठा के रखता हूँ वहाँ पे। कि भी फायर वाले को बोला, उसका डेमो देखिए, ऐसे ऑटो स्टार्ट होगा, ऐसे मोटर हो जाएगा, आपको आग लगती है तो ये दबाने का, इससे हूटर वगैरह होता है। अब पूरे बिल्डिंग में 150 कस्टमर में से जब मैं डेमो देने जाता हूँ खाली 4 कस्टमर आते हैं। हम्म। अब इसमें बिल्डर करेगा क्या? वो भी है। बिल्डर का काम है आपको देना, अनाउंस करके बताना। आप 150 कस्टमर को अनाउंस करके बोलते हो कि आ जाओ ग्रुप बना के कि नीचे मैं आज देने वाला हूँ डेमो, मेरा पर्सन आने वाला है, हमारा पर्टिकुलर संडे को रखते ताकि वो टाइम दे पाए, फिर भी नहीं आते, तो अभी इसमें बिल्डर करेगा क्या? वो भी है, खुद की भी अवेयरनेस तो चाहिए उनको। हाँ, खुद की अवेयरनेस चाहिए कि हमको जानना है, इसमें अपने आग लगे तो ये बच सकता है, कि ऐसे बचेंगे। अब पूरे घर में आपको तो इतना पता है कि वुडन लगाने से घर में आग ज़्यादा लगती है। अब आप लग्जरी बंगलों में के फ्लैट में जाओ, 80% दीवार में उसने वुडन क्लैडिंग किया है। अब जब उसमें आग लगे कि किसी फायर रीजन, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई छोटी मिस्टेक की वजह से, तो उस घर में रहने वाले बंदे को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। उतना तो सबको पता चलता है, तभी इतना बड़ा घर लेके एजुकेटेड बंदा ही यहाँ तक पहुँचता है, ऐसा मैं समझता हूँ 90% केस में। 10% केस में अलग बात है कि जो अपने मेहनत से आगे जाते हैं। तो वो जो गए उनको भी पता तो चलना चाहिए इतना वुडन यूज़ नहीं करना है, उसका अल्टरनेटिव फिनिशिंग कराओ, पीओपी पनिंग कराओ, उसमें कलर रखो, टेक्सचर रखो। नहीं, इससे ही अच्छा दिखता है, वुडन कराओ, उस पर विनियर कराओ। अब इसको कुछ कर नहीं सकते, इसका गवर्नमेंट नॉर्म्स आना चाहिए, इतना प्लाइज जो नहीं यूज़ करना है, ऐसे ही फिनिशिंग देना है, आप स्टोन क्लैडिंग करो चलेगा। और एक चीज, अभी तो थोड़े हम टेक्निकल आते हैं, तो फिर हमने बहुत सुना है मतलब कि कंक्रीट में चोरी होती है, रेडीमिक्स कंक्रीट में। एक्चुअली रेडीमिक्स कंक्रीट में चोरी 90% केस में तो नहीं होती, ज़्यादा मैं तो जो ऐसे अच्छा ही यूज़ करता हूँ, ओके। BPCL, LafargeHolcim, अल्ट्राटेक है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, कोई लोकल में करता होगा तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये होता है, लोग क्या करते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए सीधा पानी डाल देते हैं। अब 6-7 क्यूबिक मीटर का आपका गोला होता है, जो RMC मिक्सर बोलते हैं, प्लान अपना आता है, वो ट्रांजिट मिक्सर के अंदर 500 लीटर का टैंक लगा होता है, 500-750 लीटर का। अब उसकी हमको चाहिए वर्केबिलिटी कितनी, कभी 60 का सम चाहिए। अब 60 का सम देखोगे RMC का तो ऐसा खड़ा रहेगा, हार्ड होगा और वो जब तो कंक्रीट डालते स्लैब में देखोगे तो आप पूरा ऐसे डालोगे तो पूरा फैल जाएगा। कैसे? अब बना के रखा है उसने 60 का सम के हिसाब से आपने, और वो पानी डाल दिया अंदर, तो क्या होता है, वो 500 या 500 लीटर पानी जाएगा तो हाफ क्यूबिक मीटर हुआ, तो आपको मिलेगा कितना क्यूबिक मीटर? 6.5 क्यूबिक मीटर मिलेगा। अब इसी हिसाब से अगर वेट करके आपको देता है पानी डाल के, तो आपका कंक्रीट कम आएगा, क्योंकि पानी पड़ेगा तो वो तो फैल ही जाएगा ना, पानी निकल नहीं वाला कहीं से भी, कंक्रीट कम रहेगा, पानी निकल जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा आपका, कैसे भी वो पानी निकल जाता है। फिर लोग एडमिक्सर भी ऐड करते हैं ना, वर्केबिलिटी हाँ, चेंज admixture। मतलब बढ़ाने के लिए। हाँ, इट्स अ गुड वे। ओके। आप वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए एडमिक्सर यूज करते हैं, अच्छा है, क्योंकि क्या मतलब पानी का कंजप्शन कितना कम रहेगा उतना उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, जितनी डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी आपको तो उतना ही कंक्रीट अच्छा रहेगा, इसलिए पानी की जगह आपको एड मिक्सर यूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर मतलब कहीं ये भी हो सकता है ना कि जैसे ज़्यादा हो गया, कहीं भी कम हो गया, तो इसके साइड इफेक्ट भी होते होंगे। हाँ, वो तो होते हैं, लेकिन अपना RMC प्लांट में क्या ऑटोमेशन पे रहता है, वो एक बार सेट करो तो उतना ही लेता है, उसका कैलिब्रेशन होता रहता है प्लांट का। अगर कैलिब्रेशन नहीं किया और ऐसे यूज़ करता है तो ये ज़्यादा प्लस माइनस होता है, तो उसका आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है कि कुछ केमिकल ज़्यादा हो जाते हैं एडमिक्सर, तो उससे आपका टैंक थाना कम हो जाता है, ज़्यादा वर्केबिलिटी हो गई तो आपका थोड़ा सेग्रीगेशन जैसा हो गया, ये सब होता है। ओके। तो जैसे कि यही बात अपनी हुई कि लास्ट में कि एडमिक्सर ज़्यादा पड़ गया तो सब बोलते क्रैक डेवलप होती है वहाँ पे, वो मतलब एयर क्रैक होती है या फिर इसकी एडमिक्सर की वजह से वो श्रिंकेज बड़ी होती है? नहीं, एड मिक्सर की वजह से क्रैक डेवलप नहीं होती है, एड मिक्सर ज़्यादा डाल दिया, जो वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है आपकी, पानी ज़्यादा होता है किसी वजह से अंदर,
तब जाके क्रैक्स आती है। आपका कंक्रीट सेग्रीगेशन होता है तभी आपको क्रैक डेवलप होना ज़्यादा होता है। जैसे पानी ज़्यादा है तो उससे होता क्या है कि आपका वेदर देखो, हॉट वेदर है तो पानी जल्दी छूटेगा, पानी जल्दी इवोपरेट होगा तो जो स्ट्रेंथ आनी है कंक्रीट की आती नहीं है, पानी निकल जाता है तो ऊपर की जो स्लरी होती है सीमेंट में उसमें क्रैक्स आ जाती है। यार इसी वजह से आपको वो सरफेस क्रैक ज़्यादा रहती है। अगर ज़्यादा पानी रहा तो क्रैक डीप रहती है जितनी। ओके। और अभी हम मतलब थोड़ा बहुत सुन रहे हैं जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कंक्रीटिंग हाई राइज पे हो रहा है, तो 2-3 टर्म हमने सुने हैं कि लाइट वेट कंक्रीट। तो लाइट वेट कंक्रीट बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है और मतलब क्या नीड है तो उसको अभी लाइट वेट करना पड़ा हमें? हाँ, जनरली अभी तक मैंने लाइट वेट तो अपना बिल्डिंग्स में आता है नहीं, जो स्पेशल बिल्डिंग में उसमें आता है। लेकिन हाँ, लाइट वेट कंक्रीट का यूज़ मुझे पता है, एज ए बेसिकली आई एम सिविल इंजीनियर, ओके। कि वो हम लोग स्पेशल जगह पे यूज़ करते हैं, हर जगह पे यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अपना फीलिंग करना है कोई चीज़ और एक्स्ट्रा सम है और उसको हमको फिल कर देना है तो उसको प्रॉपर डेंस वजह से यूज़ करना है तो उसमें हर एक चीज़ होता है। लाइट वेट मटेरियल यूज़ करो एंड लाइट वेट कॉन्क्रीट यूज़ करो कि हमको भी पूरा यूनिफॉर्म चाहिए तो वो लाइट वेट कॉन्क्रीट भी डाल सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। लाइट वेट कॉन्क्रीट का अलग अलग पर्पस है कहीं भी, लेकिन उसको स्ट्रेंथ वगैरह सब डिज़ाइन करने के बाद यूज़ करना चाहिए वो। ओके। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली वो फिलर मटेरियल के हिसाब से या फिर वर्टिकल आपको दीवार करनी है जैसे आरसीसी दिखती है और उसमें आपको हीट इंसुलेशन वगैरह चाहिए तो उसमें लाइट वेट मटेरियल का ये जो कंक्रीट है लाइट वेट कंक्रीट वो ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें हीट इंसुलेशन भी ज़्यादा रहता है, साउंड प्रूफिंग भी आपको ज़्यादा मिलता है, ये सब चीज़ होती है। ओके। और फिर हमने अभी ये भी सुना था कि सेल्फ कॉम्पैक्ट कंक्रीट जो ज़्यादा मतलब उसमें कॉम्पैक्शन कम करना पड़ता है, ऐसा होता है, वाइब्रेशन कम करना हाँ, पड़ता है? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होता है ना, उसमें ऐसा है जैसे फ्री फ्लो कंक्रीट आता है। ओके, फ्री फ्लो, यस। सेल्फ जहाँ पे कहीं हम वाइब्रेटर नहीं मार सकते हैं हम्म वैसा कंक्रीट है। जैसे 2-3 इंच की पर्दी है हम्म उसमें कंक्रीट करना है, फिर यहाँ से आप वहाँ तक समझो कि 50 मीटर का स्पान है, 25 मीटर का, और यहाँ से वहाँ तक आप नहीं डाल सकते तो आप सेल्फ लेवलिंग कंक्रीट यूज़ करते हो। ऐसे ही सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट उसका स्पेशल है कि आपको कॉम्पैक्शन नहीं करना है, वो आपको डालो खाली फ्री फ्लो से और उसका कॉम्पैक्टिंग हो जाएगा। जितना मैं समझता हूँ उसको एज पर्टिकुलर इसके लिए मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक वो यूज़ नहीं किया है। नहीं, मैंने यूज़ किया था, मतलब वही कंसर्न होता है मोस्टली उसका हाँ। कि जहाँ पे फ्री फ्लो हम कर सके उसको, जैसे कोई ऐसी जगह है फिर क्या होता है कि जैसे हाई राइज में हमें उसको पंपिंग करना है, पंपिंग में भी वो उसमें वो होता है तो बेटर कर सकते नहीं, वो पंपिंग के लिए तो फ्री फ्लो देते हैं, लेकिन सेल्फ लेवलिंग और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग दोनों अलग है। कॉम्पैक्टिंग में तो खाली आप वाइब्रेटर नहीं मारना है आपको, डिजाइन खाली डाल के फिर वो जनरली फ्री फ्लो ही होता है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग वो फ्री फ्लो आके फिर आपको खत्म, कुछ नहीं होता है। ग्रिड कंटेंट ज़्यादा होता है थोड़ा। हाँ, वो फाइन मटेरियल ज़्यादा रहता है उसमें। ओके सर, तो हमने मतलब बहुत काफ़ी आज टेक्निकल और सेल्स के बारे में भी बात की और काफ़ी अभी हम ऊपर से टेक्निकल की बात कर पाए, लेकिन जब भी नेक्स्ट बार हम मिलेंगे तो किसी एक टॉपिक पे ज़्यादा टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। तो सर कैसा लगा आज बात करके? अरे बहुत अच्छा लगा और इसी वजह से मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो कोई अच्छा चीज़ मैं अपना कन्वे करके किसी लोगों के पास जाता है और ये 1-2% को भी अगर इससे कुछ नॉलेज मिलता है, वो लोग उतना भी ध्यान रखते हैं खुद के पैसे लगाने में या किसी पहले कुछ सोचते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि गुडविल मेरे पास कहीं ना कहीं वापस आएगी। हाँ, मतलब वो हमारा स्टार्ट करने का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जैसे कि हम तो मोस्टली नहीं करते थे पहले, लेकिन अभी क्या होता है कि जो लोग कर रहे हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि कोई उसी फील्ड का बंदा बात करे, वो बेटर। थॉट्स आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि यही चीज़ है, सबको कन्वे करके आप भेजो तो ज़्यादा है। आप बिल्डिंग कौन सा लेना है, ये लेना, क्यों लेना है, हाँ, ये कन्वे करना काफ़ी ज़रूरी। तो क्या होता है जो रियल बायर है वो जस्टिफाई कर सके अच्छा क्या है और ख़राब क्या है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आपको शेयर करनी ही चाहिए। ओके सर, आप मतलब हम करते रहेंगे आगे भी, और तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तो बाय बाय, मैं सनम करिया फ्रॉम propertypanda.com। प्रॉपर्टी पैंडा, सही है बंदा।